नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में नई आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का लगा घाटा। लाइसेंस लेने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद का हुआ था इस्तेमाल। उन्नीस के सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 2 सिखों की हत्या को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया यह फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में असम के योगदान को बताया अहम। भारत के हर आर्थिक सेक्टर में रिफॉर्म पर दिया जोर। एडवांटेज असम 2.0 समिट में कहा, पूर्वी भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा असम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश को बताया भारत की प्रेरक शक्ति। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र में कहा, भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से ऊपर उठाकर विकासशील राज्य बनाया। और बिटकॉइन मामले में देश भर में 60 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली, एनसीआर समेत महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और कर्नाटक में मारे छापे। सीबीआई ने 2 मामले किए हैं दर्ज। तो ये थी हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा से, जहां आबकारी नीति पर सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर रख दी गई। सबसे पहले शराब घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट को सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में रखा। सीएजी रिपोर्ट में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि और नई आबकारी नीति 2021-22 की जांच की गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2026.91 करोड़ रुपए का दिल्ली को नुकसान हुआ। रिपोर्ट में लाइसेंस उल्लंघन की भी बात सामने आई है। नई शराब नीति में दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 को लागू ही नहीं किया गया। थोक विक्रेता मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इस प्रकार थोक लाइसेंसों का लाभ मार्जिन बढ़ गया, जबकि राजस्व कम हो गया। आप सरकार ने सॉल्वेंसी, वित्तीय विवरणों और आपराधिक रिकॉर्ड पर उचित जांच किए बिना ही खुदरा शराब लाइसेंस दे दिए। आप सरकार ने 2021-22 की आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करते समय अपनी ही एक्सपर्ट समिति की सिफारिशों की अनदेखी कर दी। शराब नीति में पारदर्शिता की कमी थी। नीति ने एक आवेदक को 54 शराब की दुकानों तक संचालित करने की अनुमति दे दी, जबकि पहले यह सीमा सिर्फ 2 थी। तो सीएजी की इस रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि उन्हें पता था कि सीएजी रिपोर्ट पेश किया जाएगा, इसीलिए वो आप सरकार ने कल से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का मुद्दा बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी। इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले सामने आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। और अब अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों की सशक्त भागीदारी और निवेश भारत की विकास यात्रा नए मकाम पर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कई राज्यों में निवेशक समिट में शामिल हो चुके हैं। तो जरा देखिए डीडी न्यूज की इसी पर यह विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का विजन राज्यों की सशक्त भागीदारी से ही संभव है। यही कारण है कि उन्होंने राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात की और इसके लिए बाकायदा सहकारी संघवाद की नीति को भी लागू किया। राज्यों के विकास से देश के विकास की सोच रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी प्रदेशों को अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं
और इसके लिए वे सही मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इसकी बानगी गुवाहाटी में चल रहे एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन के दौरान भी देखने को मिली है। इसमें राज्य के औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार साझेदारी, तेजी से बढ़ते उद्योग और जीवंत MSME क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हम मेक इन इंडिया के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हमारी इंडस्ट्री ना सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस के नए बेंचमार्क बना रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2018 में गुवाहाटी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी हिस्सा लिया था, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मजबूत प्रतिभाओं और फलते फूलते उद्योगों के साथ मध्य प्रदेश एक पसंदीदा व्यापार स्थल बन रहा है और राज्य में निवेश करने का यह सही समय है। यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। मध्य प्रदेश में ही साल 2014 में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में भी पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था, जिसमें देश के शीर्ष उद्योगपति शामिल हुए थे। इसमें 6 साझेदार देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी ने जनवरी के महीने में भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने अपने 2 दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन में विभिन्न कंपनियों के साथ 145 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में परियोजनाओं के तहत कुल 12.89 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जिससे 8.94 लाख रोजगार सृजित होंगे। राज्यों की क्षमता पहचान कर उसी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने की परंपरा को पीएम मोदी ने बल दिया है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर के महीने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने हर क्षेत्र में विकास किया है। उद्यमिता को बढ़ावा देकर विकास के नए कीर्तिमान गढ़ने की परंपरा पीएम मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते ही शुरू कर दी थी। वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन भी उनकी पहल पर शुरू किया गया। पीएम मोदी ने पिछले साल जनवरी के महीने में 10वें शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें हरित ऊर्जा और वैश्विक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें विश्व के नेताओं और सीईओ ने हिस्सा लिया। इसी साल पीएम मोदी ने सितंबर के महीने में 4थे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन किया था। इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2015, 2017, 2019, 2021 और 2022 में गुजरात में निवेश के माहौल को सुदृढ़ करने के सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दिया। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देश के विकास में पीछे न रह जाएं, इस सोच को भी पीएम मोदी आगे लेकर गए और देहरादून में साल 2018 और 2023 व धर्मशाला में 2019 में आयोजित निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी उद्योग के लिए जमीनी स्तर पर जरूरतों को पूरी तरह से समझने के बाद निर्णय ले रही है। दक्षिण के राज्यों के विकास को अहम पायदान पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने तब भारत के प्रति वैश्विक आशावाद की भावना के बारे में चर्चा की थी। देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों के दौरान विकास के कई संकेतकों में पिछड़ गया था। राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद साल 2023 और 2018 में आयोजित निवेशक सम्मेलन में पीएम मोदी ने भागीदारी की थी।
जिससे बड़ी मात्रा में राज्य में निवेश आया। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। पीएम मोदी के प्रयासों से राज्यों में जो प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा हुआ है, उसके कारण कई राज्य 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की बात करने लगे हैं। निवेश के माहौल से राज्यों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होने लगे हैं, जो आम आदमी की खुशहाली का प्रतीक है। तो लगातार प्रधानमंत्री ऐसे प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि राज्यों के विकास होने से ही एक विकसित भारत का निर्माण होगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम के गुवाहाटी में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य के विकास के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई तरह की कनेक्टिविटी की योजनाएं चल रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि असम में सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है। अगले साल मेड इन असम चिप पूरी दुनिया में भारत का गौरव स्थापित करेगी। असम के डेवलपमेंट के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई तरह के कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, हाईवे कनेक्टिविटी के लिए, एयरलाइन के लिए, नए एयरपोर्ट के लिए, हर तरह से प्रयास चल रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और जो सबसे खुशी देने वाली बात है, असम में सेमीकंडक्टर प्लांट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया। प्लांट का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कुछ ही दिनों पहले मोरीगांव गया था, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। अगले साल मेड इन असम चिप पूरी दुनिया में भारत का गौरव और असम का गौरव स्थापित करेगी। और असम के बाद बात मध्य प्रदेश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के समापन समारोह को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि 2 दिनों में 30,77,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार मध्य प्रदेश ने नया प्रयोग भी किया है। यह प्रयोग आने वाले समय में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है। 2 दिन के अंदर 30,77,000 रुपए के एमओयू को जमीन पर उतारा है। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी। आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। और अब अगली खबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाने का डीएमके सरकार द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है तमिलनाडु में। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके बावजूद डीएमके का विरोध मुखर हो गया है। 16 फरवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू न करने के चलते केंद्र पर ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का आरोप लगाया था। केवल यही नहीं, स्टालिन ने केंद्र पर हिंदी भाषा थोपने और फंड जारी न किए जाने का भी आरोप लगाया।
तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्यों को अपने हिसाब से नीति लागू करने की पूरी छूट देता है और तमिलनाडु को इससे मिलने वाले लाभों को नकारना नहीं चाहिए। सत्तारूढ़ डीएमके ने त्रिभाषा सूत्र को पूरी तरह से खारिज कर दिया और 2 भाषा नीति को अपनाने की बात की है। तमिलनाडु के स्कूलों में 1968 से 2 भाषा फॉर्मूले तमिल और अंग्रेजी का पालन किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज कहा कि उनका राज्य एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कथित तौर पर हिंदी थोपने को लेकर केंद्र के साथ तनाव बढ़ रहा है। और बात अगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की करें तो इसके तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आज़ादी है कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं। प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है, तो वहीं मिडिल क्लासेस में 6 से 10 तक में 3 भाषाओं की पढ़ाई को अनिवार्य किया गया है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में ये अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंडरी सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहें तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकेंगे। 5वीं और जहां तक संभव हो 8वीं तक की क्लासेस की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में करने पर जोर है। तो वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है। साथ ही हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा जैसे कि तमिल, बंगाली, तेलुगु आदि हो सकती है। किसी भाषा को अपनाना अनिवार्य नहीं है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की स्वतंत्रता है कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाएंगे। अब बात वन नेशन वन इलेक्शन की। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संसद भवन के एनेक्सी में संपन्न हो गई। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा, यह एक अच्छी बैठक थी। सभी सदस्यों का रुख सकारात्मक था। सबसे पहले जस्टिस अवस्थी ने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने भी प्रेजेंटेशन दी। सभी सदस्यों ने प्रेजेंटेशन के लिए उनकी सराहना की। उनके सवालों के जवाब दिए गए। मैं समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया और राष्ट्रहित में सवाल पूछे। सभी शंकाओं का समाधान किया गया है। हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मीटिंग बहुत अच्छी रही। बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था सभी मेंबर का। और हमारे पहले जस्टिस अवस्थी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद में यूयू ललित साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं उन्होंने दिया और सब ने दोनों प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अप्रिशिएट किया सब मेंबर्स ने। और मेंबर्स के जो क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन थे वो सारा का सारा रिस्पॉन्ड हुए। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे और देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनावों में हुई हार के बाद कांग्रेस के नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने एक बड़ा दावा किया है। बाजवा ने पंजाब विधानसभा सत्र के पहले आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का दावा किया है। हमारा प्रोग्राम ये गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना नहीं। इनके एमएलए बहुत अच्छी तरह समझते हमारा फ्यूचर नहीं। ये एडवांस बुकिंग जैसे दिलजीत दोसांझ के शो की, अगले साल के शो की पहले एडवांस बुकिंग होती है। दे वांट टू एडवांस, खुद ही आ रहे हैं, वो खुद ही आ रहे हैं कि जी हमें कांग्रेस में लो। तो हमने कहा जब टाइम आएगा तभी लेंगे ना भाई। अब जब शो होगा तभी टिकटें खुलेगी, जब इलेक्शंस कॉल होगी हम बुला लेंगे।
तो बड़ा दावा कर रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रताप सिंह बाजवा पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास पंजाब में कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बचा है। हम तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ, भगवंत मान जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। एक भी विधायक कहीं भी कोई जाने वाला नहीं है। तो ये सब झूठ का पुलंदा है, क्योंकि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगली बड़ी खबर राजस्थान से, जहां के विजयनगर दुष्कर्म और ब्लैकमेल कांड के 4 आरोपियों को विजयनगर थाना पुलिस ने अजमेर की पॉक्सो एक्ट में मंगलवार को पेश किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया और पेशी के बाद वापस जेल ले जाया गया। गौरतलब है कि यह मामला ब्लैकमेलिंग और गंभीर अपराधों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपियों पर कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है। और यह मामला है क्या? दरअसल राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर में घटित बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड को लेकर आम मुस्लिम समाज संस्था ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए संगठन के प्रतिनिधियों ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इस चीज़ की मांग करते हैं कि जो भी मुलजिम हैं उनको सजा मिले और इस मतलब जो पीड़ित परिवार है, मुस्लिम समाज पूरा उनके साथ खड़ा हुआ है। और ये जो मामला हुआ है इसमें मुस्लिम समाज किसी भी प्रकार की कोई भी पैरवी नहीं कर रहा है और नहीं करेगा। हमने अभी 3-4 रोज पहले हमारी एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में भी हमने एक निर्णय लिया गया कि भाई जो भी दोषी है या अगर दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिले और हम मुस्लिम समाज किसी भी प्रकार का कोई भी उसकी पैरवी नहीं करेंगे और नहीं उनको साथ है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 19वां CII खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता और नियामक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अपर सचिव मिनहाज आलम ने बताया कि कैसे सरकार खाद्य प्रसंस्करण की गुणवत्ता को और बेहतर बना रही है और हरित खाद्य पर एक बेहतर रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। Food processing industry is supporting industry to comply with the standards prescribed by the FSSAI. Ministry is supporting food testing laboratories. Now we have the food testing laboratory schemes and we have already done more than 300 labs so far across the country in private and government sector. Now in the last 2024-25 budget, previous year's budget, there is target to set up 100 food testing lab more. और वहीं FSSAI की विज्ञान मानक एवं नियमों की सलाहकार डॉक्टर अलका राव ने खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता को और स्मार्ट बनाने के साथ साथ तमाम बिंदुओं पर फोकस करने की बात कही। India, like any other country in the world, face challenges from a growing population, climate change that affects farming, and high consumer expectation. That segment of our consumer citizens who are not yet alert, we all would want them to be equally aware. So there is no going back now from the fact that our consumer is much more enlightened, demanding, and asking not just for more food, and it's no longer a fight just for more food. It's about the right food, the healthy food, the nutritious food, and that is where I think all of you become a bigger player and a greater partner to the regulator, which FSSAI is. और अब बात बिटकॉइन मामले की, जिसमें CBI ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। CBI की देश में अलग अलग 60 जगहों पर छापेमारी जारी है। CBI ने इस मामले में 2 FIR भी दर्ज किए हैं। CBI दिल्ली NCR, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर रही है। इस बीच 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। छापे के दौरान CBI ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।